जो शिवसेना के रेबल एमएलए एकनाथ शिंदे वो क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास 40 एमएलए का सपोर्ट है जो शिवसेना से। साथ में वो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास 7 से 8 इंडिपेंडेंट एमएलए का सपोर्ट है। इसका मतलब है कि जो एमवीए की जो गवर्नमेंट बनी हुई है महाराष्ट्र के अंदर वो गिर सकती है। जो क्राइसिस है शिवसेना के लिए और एमवीए के लिए वो तब नजर आया जब फोटोग्राफ्स ने दिखाया कि काफी सारे एमएलए है जो डिफेक्ट करना चाहते हैं पार्टी से। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे वो पावर में आए जब शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी को डिच किया और एनसीपी और कांग्रेस के साथ गवर्नमेंट बनाई एमवीए। अब वो बहुत ज्यादा उनको थ्रेट है उनकी चीफ मिनिस्टरशिप के ऊपर और कभी भी उनको रिजाइन करना पड़ सकता है। और बहुत बेइज्जती की बात यह है कि जब उन्होंने मीटिंग बुलाई तो सिर्फ 13 एमएलए उनके साथ प्रेजेंट थे। इसका मतलब है कि जो एमवीए है वो सिंपल मेजोरिटी एंजॉय नहीं करते हैं। सिंपल मेजोरिटी का मतलब है कि जो 50% है हाउस की जो स्ट्रेंथ है +1, यानी कि अगर 100 एमएलए है तो जो सिंपल मेजोरिटी होगी वो होगी 50 + 1 एमएलए। जो 2 एनसीपी लीडर्स है अनिल देशमुख और नवाब मलिक वो पहले से जेल में है और अगर इनको वोटिंग करने का मौका दिया जाए तो जो टोटल स्ट्रेंथ होगी वो 287 होगी। तो 287 के केस में जो मेजोरिटी मार्क होगा वो होगा 287 डिवाइडेड बाय 2 + 1 जो है 144। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है नंबर गेम। बहुत सिंपल है, जैसे कि जो बीजेपी उनके पास 106 सीट्स है, अदर्स है उनके पास 13 सीट्स है, एमएनएस है उनके पास 1 है और जो डिफेक्टर्स है वो है लगभग 40 शिवसेना से और जो 7 है वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि उनके पास 47 या फिर 48 एमएलए आ सकते हैं। तो जो टोटल स्ट्रेंथ होगी बीजेपी वाली साइड की होगी 167 या फिर 168 और मेजोरिटी मार्क है 144, यानी कि जो बीजेपी वाली साइड है वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। और दूसरी साइड अगर आप देखोगे तो एनसीपी के पास 54 है, कांग्रेस 44, जो शिवसेना उसके पास पहले 55 थे लेकिन 40 जा रहे हैं, यानी कि उसके पास सिर्फ 15 बचेंगे। बीवी है उसके पास 3 है, एसपी है 2, बीजेपी 2, पीडब्ल्यूपीआई 1 और जो इंडिपेंडेंट थे वो भी 8 से 7 थे जो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो टोटल है वो सिर्फ 120 या 121 है जो सिंपल मेजोरिटी एंजॉय नहीं करते। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको समझनी पड़ेगी। जो एकनाथ शिंदे है वो 40 शिवसेना एमएलए का सपोर्ट एंजॉय करते हैं, यानी कि वो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसको भी बाईपास कर देंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से उनको 37 शिवसेना एमएलए का सपोर्ट चाहिए था। इंडिया का जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो 10th शेड्यूल में कंटेन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के। इसको 1985 में ऐड किया गया था जब जो पॉलिटिशियंस थे वो साइड चेंज कर रहे थे बहुत जल्दी, जहां पे भी उनको प्रॉफिट दिखता था तो वहां पे वो साइड बदल लेते थे। तो जो आर्टिकल 102 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो बोलता है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है फिर ये जो एमएलए है उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है 10th शेड्यूल के अंडर में अगर वो ऐसे साइड चेंज करेगा। लेकिन अगर 2/3 मेंबर्स किसी पार्टी के उसको सपोर्ट करे या फिर 2/3 मेंबर्स पार्टी के डिफेक्ट हो जाए तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ में नहीं आने का। तो यानी कि इस केस में जो लिमिट थी एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए वो 37 थी और जो एकनाथ शिंदे है वो 40 एमएलए का सपोर्ट एंजॉय कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने भी एंटी डिफेक्शन लॉ को बाईपास कर दिया। अब शिंदे एक ऐसी पोजीशन में होंगे या तो एक अपना वो फैक्शन बना सकते हैं या फिर वो बीजेपी के साथ मर्ज कर सकते हैं और बीजेपी के साथ मर्ज करके वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। तो अभी के लिए हमें दिख रहा है कि जो उद्धव ठाकरे उनको स्टेप डाउन करना पड़ सकता है और या फिर उनको कॉन्फिडेंस मोशन जो पास होगा असेंबली में उसको जीतना पड़ेगा। अगर वो उससे फेल होते हैं तो उनकी जो कैबिनेट है उसको रिजाइन करना पड़ेगा। 174 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो बोलता है कि जो गवर्नर है उसके पास पावर है कि वो असेंबली को डिसोल्व कर सकते हैं अपनी डिस्क्रिशन से अगर जो स्टेट कैबिनेट है उसके पास मेजोरिटी नहीं है। और अगर कोई पार्टी अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाती है तो उस केस में जो स्टेट है उसके अंदर प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कर दिया जाएगा। लेकिन ये सिचुएशन अभी अनलाइकली है क्योंकि लगता है कि जो बीजेपी है वो एकनाथ शिंदे के फैक्शन के साथ गवर्नमेंट बना सकती है। हमें देखना होगा कि आगे क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।